morning students, good morning. Today we discuss the geography first chapter, okay, resource and development. रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। अपने आप में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, मतलब कि आप जब इस लेसन को पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि हम 8th में पढ़ते आ रहे हैं रिसोर्सेज के बारे में, हमने 7th में भी इन्वायरमेंट पढ़ा। इन्वायरमेंट के साथ साथ हमने अलग अलग टाइप के जो चीजें पढ़ी हुई, रिसोर्स क्या चीजें हैं, किस काम आते हैं, क्या होते हैं एक्चुअल में रिसोर्स, उन सब की चीजों के बारे में हमने पढ़ा। तो आज 10th में फर्स्ट चैप्टर में द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। दो वर्ड ज्योग्राफी के, ये दो वर्ड बहुत कुछ बता देते हैं, बहुत कुछ बता देते हैं। चैप्टर नंबर 1, ओके, जिसको कहेंगे रिसोर्स, ठीक है, एंड डेवलपमेंट, ओके, डेवलपमेंट, ओके, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ओके। ये देखिए, रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन, ठीक है, संसाधन। संसाधन मतलब कि कोई भी सोर्स जो नेचर ने आपके लिए बना के दिया या ह्यूमन ने उसे मॉडिफाई कर दिया और उसके अंदर कोई यूटिलिटी है। कोई सोर्स, कोई भी सोर्स जिसके अंदर यूटिलिटी, ठीक है, यूटिलिटी एंड यूजेबिलिटी, ठीक है, यूजेबिलिटी उसके अंदर है। ये दो क्वालिटीज अगर उसके अंदर है, किसी भी सोर्स में दो क्वालिटी अगर है तो वो सोर्स रिसोर्स बन जाता है, ठीक है। ये दोनों क्या है? क्वालिटीज हैं। ये दोनों क्वालिटीज हैं जो कि उसके अंदर होती है, ठीक है। तो ये दोनों क्वालिटी होने पर कोई भी सोर्स कन्वर्ट करके, कन्वर्टेड, ठीक है, उसको कन्वर्ट करके हम रिसोर्स बना सकते हैं। उसको हम क्या कह देते हैं? रिसोर्स, ठीक है। नेचर के पास बहुत सारे सोर्स हैं जिसको ह्यूमन अपने माइंड से उसके अंदर यूटिलिटी और एबिलिटी देखकर, यूजेबिलिटी को देखकर उसको कन्वर्ट करके रिसोर्स बना लेता है। जैसे कि मैं ये कहूं कि रिवर वाटर है, रिवर वाटर, अब वो रिवर वाटर के जो है अपोजिट साइड डैम लगा देता है, डैम बना देता है और उस पानी को ब्लॉक कर देता है। और पानी के ब्लॉक होने के बाद उस वाटर को वो फिशरी के लिए यूज करता है या फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, ठीक है, ओके, या फिर वहां इरिगेशन में उस पानी को यूज करता है। तो क्या किया उसने? उस रिवर वाटर को रिसोर्स में कन्वर्ट कर दिया। जब उसने डैम बनाया उसके अंदर यूटिलिटी और यूजेबिलिटी थी, उस चीज को पहचान लिया और पहचान करके उसे कन्वर्ट कर दिया। उसे कन्वर्ट करके क्या बना दिया? रिसोर्स बना दिया। दैट इज द मेन पॉइंट, ओके। किसी भी चीज के लिए कोई भी सोर्स रिसोर्स तब बनता है जब उसमें दो फैक्टर काम करते हैं। दो फैक्टर काम करेंगे तब वो सोर्स रिसोर्स बनेगा। वो कौन से टू फैक्टर्स हैं? टू फैक्टर्स, ठीक है। वो दो कौन से फैक्टर्स हैं? नंबर 1 टाइम, ओके, और नंबर 2 है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ठीक है। इन दो के बिना कोई भी सोर्स रिसोर्स कभी नहीं बन पाएगा। या तो आप टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको कन्वर्ट करेंगे तो रिसोर्स बन जाएगा, या फिर टाइम उसे खुद रिसोर्स का रूप दे देगा, टाइम उसे खुद बना देगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए कोई वी शेप वैली है, वी शेप वैली है हमारे पास, कोई वी शेप वैली है और रिवर यहां बार बार सेडिमेंट डिपॉजिट कर रही है। सेडिमेंट उन्होंने डिपॉजिट किया रिवर वैली में सेडिमेंट डिपॉजिट किए गए, सेडिमेंट डिपॉजिट किए गए और ये रिवर वैली धीरे 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 एक प्लेन का रूप ले लेगी, एक प्लेन फॉर्म में आ जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। टाइम बदलेगा और ये धीरे धीरे एक प्लेन एरिया बन जाएगा, एक प्लेन एरिया बन जाएगा, ठीक है। तो प्लेन एरिया बनने के बाद फिर हम यहाँ पे एग्रीकल्चर करना शुरू कर देंगे। वैली एरिया में वी शेप में आप एग्रीकल्चर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन टाइम लगा और टाइम लगने के बाद रिवर वैली रिवर के डिपॉजिट से भर गई और भरने के बाद वो प्लेन एरिया बन गया। अब आप उसके अंदर एग्रीकल्चर कर सकते हैं, उस प्लेन एरिया पे आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो टाइम में उस रिसोर्स को तैयार कर दिया,
मतलब कि टाइम लगा, लेकिन वो एक रिसोर्स के रूप में, लैंड्स के रूप में तैयार। नॉर्थ इंडिया, यूपी, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, राजस्थान, गुजरात, जितने भी एरिया हैं आप देखोगे पहले एक वैली के रूप में थे, एक वी शेप वैली के रूप में थे। एक साइड हिमालय, एक साइड साउथ का डेक्कन प्लाट्यू, ये वी शेप वैली में थे। और फिर रिवर, इंडस रिवर, गंगा रिवर, यमुना रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, और साउथ की रिवर चंबल, केन, सोन, बेतवा, इन सब रिवर ने इस वी शेप वैली एरिया को फिलअप करना शुरू कर दिया, और फिलअप करते करते नॉर्दर्न प्लेन बना दिया। अब आप देखोगे नॉर्दर्न प्लेन में हम लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं और फायदा उठा रहे हैं नॉर्दर्न प्लेन। तो टाइम किसी भी सोर्स को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकता है, ये एक मेन फैक्टर है टाइम, ठीक है। दूसरी बात टेक्नोलॉजी, आजकल लोग टाइम का वेट नहीं करते। किसी भी एरिया को, प्लेन एरिया को, किसी भी वैली एरिया को या उबड़ खाबड़ रफ एरिया को प्लेन करने के लिए जेसीबी मशीन लेके पहुंच जाते हैं। अब जेसीबी मशीन लेके पहुंच गए, फटाफट ट्रक वगैरह से मिट्टी आई और उसको लेवल कर दिया, फटाफट लेवल कर दिया। और आप देखोगे जहां रिवर ने उसको प्लेन करने में कुछ 20 साल, 30 साल या 50 साल लगाए, या हो सकता है 100 ईयर लगे या 200 लगे, कितने भी लग सकते हैं, ठीक है, वहां उसने कुछ ही 10-15 साल में उसे प्लेन कर दिया है। टेक्नोलॉजी का यूज किया। किसी भी चीज को रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए दो फैक्टर बहुत ही जरूरी होते हैं, टाइम एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन वो सोर्स रिसोर्स तब बनेगा जब उसके अंदर यूटिलिटी और यूजेबिलिटी होगी। जब तक उसके अंदर कोई यूटिलिटी या यूजेबिलिटी नहीं होगी, ह्यूमन उसे कन्वर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो इसके काम का नहीं है। ह्यूमन वही चीजों में इंटरफेयर करता है जो उसके काम की होती है, सीधी सी बात है। जब तक उसके जेब में कुछ पैसा नहीं आए, कोई फायदा ना हो, तब तक वो कुछ नहीं करता, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ऐसे हम रिसोर्स को समझ सकते हैं। रिसोर्स का मतलब एनीथिंग, कुछ भी जिसको कन्वर्ट करके, चेंज करके उसको रिसोर्स बनाया जा सकता है। ओके, अब बात आती है कि रिसोर्स को समझने के बाद डेवलपमेंट का मतलब क्या है। यहां डेवलपमेंट का मतलब क्या है, तो देखो डेवलपमेंट का मतलब होता है प्रोग्रेस। डेवलपमेंट का मतलब होता है प्रोग्रेस। जिस कंट्री के पास या जिस स्टेट के पास में बहुत सारे रिसोर्सेज है और वो उसको कन्वर्ट करना जानता है, मतलब कि पैसा और टेक्नोलॉजी दोनों चीज है, कन्वर्ट करना जानता है, पैसा भी है और टेक्नोलॉजी भी है, तो उसको कन्वर्ट करके वो अपना प्रोग्रेस करना शुरू कर देगा, ठीक है। और प्रोग्रेस करना शुरू कर देगा तो वो अंडर डेवलप से डेवलपिंग स्टेज पे और डेवलपिंग से डेवलप्ड स्टेज पे पहुंच जाएगा। लेकिन कुछ कंट्री ऐसे भी होते हैं जिनके पास सोर्सेज तो बहुत सारे हैं, जैसे अफ्रीका के बहुत सारे कंट्री हैं, सोर्सेज तो बहुत है, मिनरल भी बहुत है, फॉरेस्ट भी बहुत है, एवरीथिंग ऑल गुड, सब बढ़िया, लेकिन पैसा और टेक्नोलॉजी नहीं है, तो अपने सोर्स को रिसोर्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। सोर्स है लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये डेवलपमेंट पे, उनका डेवलपमेंट उसी पे डिपेंड करता है। जिस कंट्री के पास पैसा भी है, टेक्नोलॉजी भी है, तो वो रिसोर्स का सोर्स का यूज करके उन्हें रिसोर्स बनाएगा और जल्दी से डेवलप हो जाएगा। जिसके पास पैसा और टेक्नोलॉजी नहीं है, सोर्स होते हुए भी डेवलप नहीं हो पाएगा। सीधी सी बात तो ये है, डेवलप नहीं हो पाएगा। अफ्रीका और एशिया में, अफ्रीका और यूरोप में, ठीक है, अमेरिका और अफ्रीका में यही डिफरेंस है कि वो लोग पैसा और टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने सोर्स को डेवलप कर चुके हैं, रिसोर्स बना चुके हैं और डेवलप खुद भी हो गए हैं। जबकि अफ्रीका की प्रॉब्लम ये है कि उनके पास सोर्स होते हुए भी उनके पास पैसा और टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो अपने सोर्स को रिसोर्स नहीं बना पाए हैं, और जब तक सोर्स रिसोर्स नहीं बनेगा वो डेवलप भी नहीं हो पाएंगे। सीधी सी बात ये है। ओके, अब बात आती है कि कितने टाइप के रिसोर्स हो सकते हैं और किस तरह की इनकी क्लासिफिकेशन हो सकती है। ओके, तो क्लासिफिकेशन के लिए हम यहां समझ लेते हैं। ओके, ये देखिए, क्लासिफिकेशन के लिए हम यहां समझ लेते हैं। ओके, तो रिसोर्स क्लासिफिकेशन, रिसोर्स क्लासिफिकेशन, ये देखिए रिसोर्स क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब कि संसाधनों का वर्गीकरण, मतलब संसाधनों का वर्गीकरण क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम पहले बड़े लेवल पे इसको 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। नंबर 1 नेचुरल रिसोर्सेज,
ठीक है, ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं कि नेचुरल रिसोर्स जो नेचर ने बनाए, गॉड मेड है। ओके, दूसरा यहां पर ह्यूमन रिसोर्स हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, दो ब्रॉड कैटेगरी बनती है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स में आगे हम ह्यूमन मेड रिसोर्स भी कर सकते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्स भी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि दो टाइप में क्लासिफाई करेंगे, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। फिर ह्यूमन रिसोर्स में एक पॉइंट और बन जाएगा, ह्यूमन मेड रिसोर्स। ठीक है, देखो ये देखिए, अब पहले इसकी बात कर लेते हैं। नेचुरल रिसोर्स क्या है? रिवर, माउंटेन, रिवर, माउंटेन, ठीक है, ये सभी क्या हैं? ये सभी क्या हैं? नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, या फिर ये कहें रिवर, माउंटेन, ग्लेशियर, ठीक है, ग्लेशियर्स, ठीक है, ओके, ओशियन, ओशियंस, ठीक है, ये सब क्या हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज है जो गॉड मेड है, भगवान ने बनाए हैं। अगर आप भगवान में आस्था रखते हैं, भगवान को पूजते, तो आप इसको गॉड मेड कह सकते हो। या फिर आप भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं तो आप इसको नेचर मेड भी कह सकते हो, इसको नेचर मेड भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी बोल दो चाहे आप इसको। ओके, ह्यूमन रिसोर्स में पहले ह्यूमन खुद एजुकेटेड होता है और एजुकेटेड होने के बाद फिर अलग अलग मशीनरी बनाता है। जैसे कि पहले वो पढ़ाई करता है, उसे पढ़ाया जाता है और पढ़ाने के बाद वो एक इंजीनियर बन जाता है और इंजीनियर बन के मशीनें बनाने लगता है। तो जब वो खुद एक इंजीनियर बनता है और फिर मशीनें बनाता है, तब ह्यूमन मेड रिसोर्स आ जाता है। पहले वो खुद डेवलप होगा और फिर डेवलप होने के बाद मशीनरी बनाएगा। जैसे मान लीजिए किसी को सिखाया गया कि आप जो एजुकेशन लो और आप एक टीचर बन जाओ, तो टीचर यहां ह्यूमन रिसोर्स हो गया और फिर वही टीचर दूसरे बच्चों को सिखाएगा कि भाई आप ऐसे ऐसे चीजें करो, ये करो। एक डॉक्टर भी ह्यूमन रिसोर्स है, एक टीचर ह्यूमन रिसोर्स है, ड्राइवर ह्यूमन रिसोर्स है। एवरी ह्यूमन हु इज ए प्रोफेशनल, कि कोई एक प्रोफेशनल है वो, तो वो ह्यूमन रिसोर्स है। और फिर वो कन्वर्ट करके क्या बनाते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब देखो यहां पे मैं लिख देता हूं टीचर या फिर इंजीनियर या फिर डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर, ये सब क्या हो गए? ह्यूमन रिसोर्स हो गए। टीचर, डॉक्टर सब ह्यूमन रिसोर्स है। लेकिन कोई एक मशीन, फैन, कूलर, कुछ भी, एसी, वो सब ह्यूमन मेड में आ जाते हैं, जो कि इन्होंने बनाए। एसी, कूलर, ठीक है, वो सब ह्यूमन मेड में आ जाते हैं। दैट इज ह्यूमन मेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, ओके, तो ये बात समझ में आ गया हमें, बिल्कुल। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि भाई और क्या क्या हो सकते हैं, इसको आगे और कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। इसको आगे कन्वर्ट करने के लिए हम यहां देखते हैं। ठीक है, यहां देखो आप, इसको रिसोर्सेज को आगे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। रिसोर्सेज देखो आगे, इसमें हम नेचुरल रिसोर्स को, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स को और भी आगे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स को आगे और भी हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। कैसे? जैसे नेचुरल रिसोर्स को आप रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में बांट सकते हैं। इसको आप रिन्यूएबल, ओके, और नॉन रिन्यूएबल में आप बांट सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल, ये देखो आप इसी नेचुरल रिसोर्स के दो पार्ट कर सकते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि नेचर में दोबारा से बन सकते हैं, नेचर उसे रिकवरी कर लेती है। जैसे कि आप देखोगे रेन वाटर रिन्यूएबल है, ऑक्सीजन रिन्यूएबल है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें रिन्यूएबल होती है। ओके, जैसे कि इसमें आप लिख सकते हो जो कंटिन्यू रिन्यू होती रहती है। कंटिन्यू रिन्यू होने वाली चीजें विंड है, विंड बार बार कंटिन्यू रिन्यू होती रहती है, बार बार रिन्यू होती रहती है। ओके, दूसरा इसमें वाटर रिन्यू होता रहता है, तो ये कंटिन्यूअस रिन्यू होने वाली चीजें हैं। कुछ चीजें नॉन रिन्यूएबल होती है, जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कोल वगैरह, जो कि नॉन रिन्यूएबल होते हैं, मेटल वगैरह। ठीक है, इसमें कौन से हो गया? पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम, कोल, ठीक है, ये हो गई, या फिर मेटल। लेकिन इसी नॉन रिन्यूएबल में हम इसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक जिसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता,
एक जिसको रिसाइकिल किया जा सकता है तो वो नॉन रिन्यूएबल कि दोबारा जल्दी से नहीं बनेंगे, ये बन सकते हैं, ये नहीं बन सकते, ठीक है। लेकिन इसकी भी दो कैटेगरी, ये कौन से हैं, एडजस्टेबल, ठीक है, एक बार यूज किया फिनिश, टोटली फिनिश। लेकिन मेटल, ठीक है, एडजस्टेबल तो है लेकिन रिसाइकेबल भी है, आप इसको दोबारा यूज कर सकते हैं। आप इसको मेल्ट कीजिए मेटल को और फिर आप दोबारा यूज कर सकते हो, ठीक है। मेटल क्या होती है, रिसाइकेबल, ठीक है, रिसाइकेबल, ठीक है, रिसाइकेबल है ये, इसको आप दोबारा से मेल्ट करके यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आयरन हो गया, आयरन के अलावा जैसे गोल्ड हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आप एल्युमिनियम के यूटेंसिल आपने बनाए, बहुत साल पहले बनाए, अभी वो बर्तन या यूटेंसिल टूट गए हैं, तो हम क्या करते हैं, उन टूटे फूटे बर्तनों को दे देते हैं, कबाड़ी को दे देते हैं। अब वो कबाड़ी क्या करता है, उनको दोबारा से तोड़ फोड़ करके फैक्ट्री भेज देता है, उसको मेल्ट कर देता है और मेल्ट करके दोबारा से नए यूटेंसिल बना देता है, वहां फैक्ट्री में दोबारा यूटेंसिल बन जाएंगे। तो वो मेटल हमारे लिए क्या हो गई है, रिसाइकेबल। वैसे तो वो नॉन रिन्यूएबल है, अर्थ के अंदर बनने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन वो रिसाइकेबल है। कुछ चीजें रिसाइकेबल होती है और कुछ नहीं होती, नहीं होती, ठीक है, ओके, ये बात समझ में आ गई हमें। अब इसको आगे देखते हैं, अब हम आगे देखते हैं कि इसको और कैसे हम समझ सकते हैं। बेसिस ऑफ ओरिजिन, बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, कैसे कैसे इसको समझा जा सकता है, इसको और कैसे हम समझ सकते हैं, ये चीजें हम देख लेते हैं। ओके, देखो बच्चा, जस्ट ए मिनट, ओके, अब देखो बेटा, उसके बाद में हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन, ठीक है, कुछ और बेसिस पर क्लासिफिकेशन बेसिस, ठीक है, ये देखो क्लासिफिकेशन की कुछ और बेसिस देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन का एक बेसिस ले लेते हैं, ऑन द बेसिस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन, ठीक है, मतलब कि उत्पत्ति के आधार पर रिसोर्स का क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। रिसोर्स क्लासिफिकेशन, रिसोर्स क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, इसको कहते हैं उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, आधार पर, मतलब सिंपल से हिंदी में मैंने लिख दिया है कि उत्पत्ति के आधार पर, कैसे इनकी जन्म हुआ, कैसे है ये, कैसे नहीं है। दो ही टाइप की होते हैं, नंबर एक बायोटिक, बायोटिक, और नंबर टू है एबायोटिक, बायोटिक एंड अबायोटिक, दो ही टाइप के हैं, ठीक है। तो जो बायोटिक होते हैं उनमें लाइफ होती है और अबायोटिक में लाइफ नहीं होती, वेरी सिंपल, आप सभी जानते होंगे। इनमें नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग, तो जितने भी नॉन लिविंग है वो सारी चीजें अबायोटिक में आ जाती है, और जो लिविंग थिंग्स हैं, वो जो लिविंग थिंग्स हैं वो बायोटिक में आ जाती है, जो कि ह्यूमन के यूज में लाई जा सकती है। कोई भी चीज जो ह्यूमन के यूज आ रही है, चाहे वो बायोटिक हो चाहे वो अबायोटिक हो, वो ओरिजिन के बेसिस पर डिवाइडेशन है उसका। ओके, दूसरा पॉइंट, फर्स्ट हो गया, सेकंड की बात करते हैं, सेकंड की बात करते हैं, बहुत आसान है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी, समापत्या के हिसाब से, मतलब कि कौन सी चीज एक टाइम पे खत्म हो जाएगी और कौन सी चीज खत्म नहीं होगी, रिन्यू होती रहेगी। कुछ कंटिन्यूस रिन्यू होती रहती है, कुछ टाइम के बाद रिन्यू होती है। कुछ चीजें कंटिन्यूस रिन्यू होती है, जैसे विंड और वाटर कंटिन्यूस रिन्यू होता रहता है, लेकिन ग्राउंड वाटर, समझ रहे हो, ग्राउंड वाटर एक टाइम के अकॉर्डिंग रिचार्ज होता है, जल्दी जल्दी रिचार्ज नहीं होगा। आप सोच रहे हो कि आज हमने मान लीजिए 2 दिन तक हमने उसमें बोरवेल से पानी यूज किया और फिर 2 दिन उसको छोड़ देंगे तो 2 दिन जितना पानी वापस आ जाएगा, नॉट पॉसिबल। 2 दिन जितना पानी यूज किया हमने और 2 दिन उसको वैकेंट छोड़ दिया तो उतना ही पानी वापस जाएगा, जरूरी नहीं है, वो जरूरी नहीं है।
कुछ कंटिन्यूस होता है, कुछ नॉन कंटिन्यूस होता है, ठीक है। इसके बेसिस पर हम इसको दो पार्ट में, एक होता है रिन्यूएबल और एक होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल और एक होता है नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल। ओके, ये देखिए। ओके, अब उसके बाद थर्ड पॉइंट, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात भी की थी कि नॉन रिन्यूएबल में एक तो साइकेबल होता है, एक नॉन रिसाइकेबल होता है, जैसे हमने बात भी की थी। एक तो, ठीक है, एक तो होता है साइकेबल, साइकेबल, ओके, जिसको साइकिल, और एक नॉन साइकेबल, ठीक है, नॉन रिसाइकेबल, ठीक है, रिसाइकेबल। मतलब इसमें दो कैटेगरी होगी, एक तो रिसाइकेबल होगा, एक नॉन रिसाइकेबल होगा। किसमें? इसमें होगा सिर्फ नॉन रिन्यूएबल में। ओके, उसके बाद देखिए थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मालिकाना हक के हिसाब से, ठीक है। इसको अगर हिंदी में लिख के एडजस्टेबिलिटी को इसको कहते हैं समापत्तिया के आधार पर। क्या कहते हैं इसको? समापत्तिया, समापत्तिया, ठीक है, समापत्तिया के आधार पर, आधार पर मतलब कि समाप्ति के आधार पर, ठीक है। इसको हम समाप्ति भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इसको हम समाप्ति भी लिख सकते हैं, ठीक है, समाप्ति के आधार पर, मतलब कि खत्म कैसे होगा, वो एंड कैसे होगा, कि एंड हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये सब चीजें। और इसको कहेंगे मालिकाना हक, इसको कहेंगे मालिकाना हक, मालिकाना हक के हिसाब से। मतलब कि कौन होगा, कि कोई प्राइवेट ओनर है कि फिर पब्लिक सेक्टर में, या क्या है वो देखा जाता है। ओके, तो इसमें नंबर एक, इसमें नंबर एक आएगा आपका इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल का मतलब कोई एक आदमी, ठीक है। दूसरा पब्लिक, पब्लिक सेक्टर रिसोर्स, पब्लिक सेक्टर रिसोर्स। सी, इसमें कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव रिसोर्स, ठीक है, कोऑपरेटिव रिसोर्सेज, ये इसमें आ जाएगा। ओके, कोऑपरेटिव रिसोर्सेज, ये इसमें आ जाएगा। तो इसको दो तीन कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। ओके, मतलब कि किसी एक पर्सनल, पब्लिकली पूरे गांव का, पूरे शहर का, या फिर एक समूह, एक ग्रुप, कोऑपरेटिव लेवल पे। ओके, उसके बाद नंबर फोर, नंबर फोर पे, ठीक है, पब्लिक रिसोर्स को आगे हम डिवाइड कर सकते हैं कुछ चीजों के हिसाब से, ठीक है। अगले ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के आधार पर, विकास के आधार पर, कि हमने किसी रिसोर्स को कितना डेवलप कर लिया है, कोई रिसोर्स कितना डेवलप हो गया है, कितना यूज कर रहे हो, कितना फ्यूचर के लिए आपने उसको छोड़ रखा है, उस हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से। कुछ रिसोर्स स्टॉक में आएंगे, कुछ पोटेंशियल में चले जाएंगे, कुछ एक्चुअल रिसोर्स में आ जाएंगे। ये उनका डेवलपमेंट है कि आपने अपनी टेक्नोलॉजी और अपने पैसे से कितना उसको डेवलप किया है। मान लीजिए हो सकता है आपने पैसे आपके पास नहीं है, तो आपने अफ्रीका के एग्जांपल दिए मैंने कि वो लोग डेवलप नहीं कर पाए, मतलब कि पैसा और पावर नहीं है तो डेवलप नहीं कर पाए। तो इस बेसिस पर, यानी कि विकास के आधार पर, विकास के आधार पर, विकास के आधार पर, ओके, इसको हम कह सकते हैं। जैसे कि नंबर वन, इसमें नंबर एक पोटेंशियल, पोटेंशियल, पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। ये पोटेंशियल रिसोर्स क्या है? संभावी संसाधन। इन फ्यूचर आपके पास एट प्रेजेंट टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर आपके पास जब टेक्नोलॉजी होगी तो आप उसको यूज कर सकते हैं। इसको शुद्ध हिंदी में संभावी संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संभावी। संभावी किससे बना है? संभावी बना है संभावना से। संभावना मतलब कि आने वाले फ्यूचर में जब आपके पास पैसा और टेक्नोलॉजी होगी तो आप उसको यूज कर पाओगे। एट प्रेजेंट आपके पास वो रिसोर्स है, ठीक है। जैसे कि अफ्रीका वालों के पास बहुत सारे मिनरल्स हैं, लेकिन पैसा और टेक्नोलॉजी न होने की वजह से अभी वो यूज नहीं कर पा रहे, लेकिन रिसोर्स तो है, रिसोर्स तो है उनके पास। फ्यूचर में जब पैसा होगा और टेक्नोलॉजी होगी तो वो उसको यूज कर लेंगे। दैट्स द मेन पॉइंट। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, राजस्थान में सोलर एनर्जी लगाई जा सकती है,
सोलर एनर्जी लग सकती है क्योंकि वहां हीट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। गुजरात के बहुत सारे एरिया में विंड एनर्जी का यूज होता है, लेकिन गुजरात और राजस्थान के दोनों एग्जांपल लेने के बाद आपको यह समझ आता है कि कुछ ही एरिया में सोलर पावर प्लांट लगाए गए हैं, पूरे राजस्थान में तो नहीं लगे हुए। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है। जिस दिन राजस्थान के पास पैसा पूरा आ जाएगा वो पूरे राजस्थान में सोलर प्लांट लगा देंगे, लेकिन फिलहाल पोटेंशियल तो है ही उस एरिया में, वो रिसोर्स वही है, वो सन रेज कहीं जानी नहीं है, वो आएगी उसी राजस्थान में। जब पैसा होगा तब डेवलप कर लेना। वेरी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। जब आपके पास पैसा होगा तब कर लेना। ओके, इसमें दूसरा पॉइंट, इसका दूसरा पॉइंट, ये तो हमारा था ए पॉइंट पोटेंशियल रिसोर्स, इसमें दूसरा आता है डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स, अब वो क्या है? डेवलप्ड क्या है? विकसित। जैसे कि आपने रिवर वाटर पे डैम बना के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी शुरू कर दी। टिहरी डैम गंगा नदी पर उत्तराखंड में आपने डैम बनाया, टिहरी डैम, आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो, तो वो इलेक्ट्रिसिटी आपका क्या बन गया? डेवलप्ड रिसोर्स। आपने नर्मदा रिवर पर सरदार सरोवर डैम बनाया, बिजली सप्लाई कर रहे हो, डेवलप्ड रिसोर्स है। जो आप यूज कर रहे हो, जिनसे आपको फायदा हो रहा है एट प्रेजेंट, वो डेवलप्ड रिसोर्स है। सीधी सी बात है, वो विकसित हो चुके हैं। जैसे कि नॉर्थ इंडिया की लैंड्स, पूरी लैंड जो है, बिगेस्ट डैम इन इंडिया, सबसे बड़ा डैम देखा जाए तो ऊंचाई के हिसाब से भाखड़ा नंगल डैम है, सबसे ऊंचाई पर है ये, और टिहरी डैम उससे भी ज्यादा ऊंचाई पर है अगर हम ऊंचाई के हिसाब से देखें। और बड़े डैम के अकॉर्डिंग देखें तो वो आपका उड़ीसा का महानदी का है, महानदी का जो एरिया है उसमें आता है वो, ठीक है। ओके, जिसको हीराकुद डैम भी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे बड़े पावरफुल एक तो टिहरी डैम है और एक आपका भाखड़ा नंगल डैम है। सबसे ज्यादा पावर सप्लाई करता है ये, सबसे ज्यादा, यानी कि 21,000 वोल्टेज के अकॉर्डिंग, अप्रोक्सीमेट 21,000 वोल्टेज हाईएस्ट लेवल की इलेक्ट्रिसिटी तैयार देता है ये, ठीक है। बेहतरीन है, बहुत सारे डैम हैं। हम वाटर रिसोर्स का लेसन 2-3 लेसन के बाद पढ़ने वाले हैं, उसमें सारे डैम्स के बारे में बात करेंगे कि कितने डैम कहां पर बने हुए हैं और किस तरह हैं वो, कौन सी रिवर पर कौन सा डैम बना हुआ है, सारे डिस्कशन करेंगे। ओके, तो इस तरह से, ठीक है। तो देखिए अब इसमें थर्ड पॉइंट, सी पॉइंट है, सबसे सी पॉइंट है इसके पास स्टॉक, फिर आता है स्टॉक, ठीक है। स्टॉक रिसोर्स, अब ये स्टॉक का मतलब क्या है? भंडार। हमारे पास मिनरल या फिर हमारे पास जो भी मान लीजिए मिनरल है या फिर कोई अदर रिसोर्स हमारे पास, जैसे फॉरेस्ट हो गए, फॉरेस्ट, मिनरल्स, इनके हमारे पास स्टॉक कितने हैं, भंडार कितने हैं। मान लो मैं ये कहूं कि आज से 50 साल पहले इंडिया में 50% फॉरेस्ट थे, लेकिन एट प्रेजेंट हमारे पास 20-21 अप्रोक्सीमेट फॉरेस्ट है। कितने घट गए? 50% ऑलरेडी थे और अभी 21 के आसपास है, तो अप्रोक्सीमेट 29 डाउन चले गए हैं। तो हमारे पास जो 21 बचे हुए हैं वो हमारे लिए क्या है? स्टॉक है। जैसे मैं ये कहूं, एक एग्जांपल और लो, जैसे आपके राजस्थान में खेतड़ी के आसपास कॉपर माइन है, कॉपर माइन, जहां से कॉपर निकाला जाता था, बहुत ज्यादा कॉपर निकलता था, फिर उस एरिया का नाम कॉपर ही रख दिया गया, तो अब हमें जब स्टार्टिंग में उस एरिया का सर्वे किया गया तब पता लगाया गया भाई यहाँ पर आने वाले 50 साल तक भी हम कॉपर निकालें तो हम उसको पूरा यूज नहीं कर पाएंगे। फिर लगातार हमने माइनिंग की वहां पे, और अब वहां पर माइनिंग बंद कर दी गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनिंग बंद यूं हुई कि भाई आने वाले फ्यूचर में हमें उनको यूज करना है। अभी सारा हमें कॉपर निकाल लेंगे तो फ्यूचर में हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, तो हमने वहां पर माइनिंग को रोक दिया। अब रोकने के बाद जितने बचे हैं वहां पर कॉपर के रिसोर्स, तो वो हमारे लिए क्या है? स्टॉक। आपने बीच में काम रोक दिया, अब आपके पास जो बचे हुए हैं जो आप फ्यूचर में यूज करोगे वो स्टॉक हो जाएगा, स्टॉक हो गया वो, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ओके, और लास्ट पॉइंट यहां पे रिजर्व, फिर आता है रिजर्व। देखो रिजर्व जो है, डी पॉइंट लिख देते हैं यहां पे, रिजर्व। अब देखो रिजर्व, स्टॉक और रिजर्व में ज्यादा अंतर नहीं है।
स्टॉक और रिजर्व्ड में ज्यादा अंतर नहीं है। स्टॉक को भी हमने फ्यूचर के लिए रखा है और रिजर्व रिसोर्स भी फ्यूचर के लिए रखे जाते हैं। जैसे कि मैं ये कहूं, किसी फॉरेस्ट एरिया को हमने रिजर्व फॉरेस्ट कैटेगरी में डाल दिया, किसी फॉरेस्ट एरिया को हमने रिजर्व फॉरेस्ट कैटेगरी में डाल दिया और वहां से हम एक भी ट्री को नहीं काट रहे हैं, ठीक है। क्यों किया? क्योंकि इन फ्यूचर इंडिया में जितनी भी पॉपुलेशन बढ़ेगी उनको हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो कहां से आएगी? रिजर्व रिसोर्स, वो आपके रिजर्व हो गए पूरे। तो इस तरह हम इसको रिजर्व में बना सकते हैं। देखा जाए तो स्टॉक और रिजर्व में कोई अंतर नहीं, ज्यादा अंतर नहीं है। ओके, तो अभी हमने क्लासिफिकेशन समझ लिया और उसके बाद हमने जो इसके बेसिस, जिसके बेसिस पर हम इसको आगे क्लासिफाइड और भी कर सकते हैं, वो सारे हमने देख लिए हैं। ओके, अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो भी रिसोर्स प्लानिंग होती है उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, और लैंड डिग्रेडेशन कैसे हो सकता है, और लैंड्स किस किस टाइप की होती है, सॉइल किस किस टाइप की होती है, इंडिया में कौन कौन सी सॉइल पाई जाती है, और लैंड डिग्रेडेशन कैसे होता है, उसके बारे में हम जो है डिस्कशन करेंगे। ओके बेटा, आज इतना ही, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।